चलिए स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, उसमें हम लोग रिवीजन वर्क के अंदर चल रहे थे और हमने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा जाना। आइए आगे इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है किसे कहा गया है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ एक्सप्रेस्ड एज, किस रूप में इसको एक्सप्रेस किया गया है? एज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। देखिए इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को किस रूप में व्यक्त किया गया है? नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की जो संख्या है उसे क्या कहा गया है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इट हेल्प्स इन गेटिंग ए बेटर, अब इसकी ज़रूरत किस में पड़ती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की? इट हेल्प्स इन गेटिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिए यहाँ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है स्थानिक जो वितरण है जनसंख्या का, यानी कि एक स्थान के अंदर कितनी जनसंख्या फैली हुई है उसको एक्सप्रेस करने का एक सबसे बेस्ट वे बताया गया किसको? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को। यानी कि हमें अच्छे से अगर समझना है कि स्थानिक वितरण कितना है जनसंख्या का, तो इसके लिए हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2011 इज़ 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए जो जनसंख्या का घनत्व था 2011 के अंदर वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2001 की जो पॉपुलेशन है, सेंसस जो है जनगणना है, उसके अकॉर्डिंग 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया मेजर किया गया था। इसका मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिली है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब करंटली कितना ही 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। देयर हैज़ बीन ए स्टडी इंक्रीज ऑफ मोर देन 200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ओवर द लास्ट 50 ईयर्स। अगर पिछले 50 सालों के दौरान अगर देखा जाए तो लगभग कितना होता है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जो डेंसिटी है वो बढ़ी है। इंक्रीज फ्रॉम 117%। देखिए 1951 के अंदर जब सेंसस काउंट की गई उस समय जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो थी 117%, किंतु 2011 के अंदर कितनी बताई है? 382। अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया? 200% पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर क्या देखने को मिली है? बढ़ोतरी देखने को मिली पिछले 50 सालों के अंदर। तो याद रख लीजिए आप लोग, 1951 के अंदर कितनी थी? 117। 2011 के अंदर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी बताई? 382। और 2001 के अंदर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बताई वो कितनी है? 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि प्रति वर्ग क्षेत्रफल के अंदर, किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर जनसंख्या 2011 के अंदर तो कितनी है? 382 व्यक्ति, जबकि 2001 के अंदर कितनी बताई है? 324 व्यक्ति। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या बताया है। द डेटा शॉन इन अपेंडिक्स 1, परिशिष्ट 1 में दिए गए जो डेटा हैं वो दिखाते हैं गिवन एन आइडिया ऑफ स्पेशल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज़, यानी कि स्पेशल वेरिएशन मिलता है पॉपुलेशन डेंसिटीज़ के अंदर इन द कंट्री। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या घनत्व की स्थानिक भिन्नता ये देखने को मिलती है इन आंकड़ों को देखने के बाद, जिस तरीके से बताया है। विच रेंजेस फ्रॉम एज लो एज 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर किस तरीके से एक वेरिएशन देखने को मिलता है, एक अंतर देखने को मिलता है। देखिए भाई 17% पर स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर केवल कितने लोग हैं? 17 लोग हैं। जबकि अगर आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना देखने को मिलेगा? 11,297 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो देख लीजिए कितनी एक वेरिएशन यहाँ देखने को मिली है, कितना एक अंतर यहाँ देखने को मिला है। कहाँ तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं और कहाँ 11,297 व्यक्ति। अब इनमें से कुछ एक और भी बताया। अमंग द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स, अगर भारत की उत्तरी इंडियन स्टेट्स की बात करें तो बिहार के अंदर कितना? 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। वेस्ट बंगाल के अंदर 1029 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो कितना है? 828 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये वो स्टेट हैं कौन कौन से? देखिए दिल्ली के अलावा जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश,
इनके अंदर क्या बताया है, ये हायर डेंसिटी वाले क्या हैं, स्टेट हैं, हायर डेंसिटीज़ वाले रीजन ऊपर बताए गए हैं। जबकि वाइल केरला 859 एंड तमिलनाडु 555 हैव हायर डेंसिटी अमंग द पेनिनसुलर इंडियन स्टेट। जबकि ये तो मैंने बताया नॉर्थ इंडिया वाले स्टेट, जबकि हम लोग अगर देखें कि पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत वाले जो स्टेट हैं उनके अंदर जो हाईएस्ट डेंसिटी है तो वो कितनी देखने को मिलती है, केरला के अंदर देखिए 859, जबकि तमिलनाडु के अंदर 555 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर फैले हुए हैं। जबकि स्टेट्स लाइक असम, ध्यान दीजिए ये तो थे सारे के सारे हायर डेंसिटीज़ वाले, किंतु कुछ स्टेट्स जैसे कि असम है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, इनके अंदर किस प्रकार का है, मॉडरेट डेंसिटीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर मध्यम प्रकार की जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। मध्यम प्रकार का जनसंख्या घनत्व देख किन किन स्टेट्स के अंदर बताया है, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, इसके अंदर क्या बताया है, मॉडरेट डेंसिटीज़ देखने को मिलती हैं। जबकि द हिल स्टेट्स ऑफ द हिमालयन रीजन, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हिमालय पर्वत के, उनके अंदर बताया है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जबकि कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिसमें स्पेशली जिक्र कर दिया जाए कि इनका 7 सिस्टर्स वाले स्टेट्स का इन इंडिया के अंदर क्या बताया है, एक स्टेट को छोड़ दीजिए यहाँ एक्सक्लूडिंग असम, क्योंकि असम के अंदर कैसा बताया था मैंने, मॉडरेट डेंसिटी है, हैव रिलेटिवली लो डेंसिटीज़, यहाँ क्या है, जनसंख्या का कम घनत्व देखने को मिलता है। वाइल द यूनियन टेरिटरीज़ में भी किसको, अंडमान एंड निकोबार को छोड़ दीजिए, हैव वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पर क्या है, जनसंख्या का उच्चतम घनत्व देखने को मिलता है। तो याद रख लीजिए आप लोगों को कौन कौन से रीजन है जिसके अंदर हाई है, कौन कौन से रीजन है जिनके अंदर लो डेंसिटी देखने को मिलती है। अब इसके पीछे जो रीजन्स हैं बहुत सारे हो सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज डिस्कस्ड इन द अर्लियर पैराग्राफ, जो जनसंख्या घनत्व है पहले पैराग्राफ के अंदर जो डिस्कस किया गया है, इज़ ए क्रूड मेजर ऑफ ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप, एक पैमाना है, किसको मापने का एक साधन है, ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप, मनुष्य और उसका लैंड के साथ जो रिलेशन है, यानी कि पर्टिकुलर जो लैंड है उसके अंदर कितने लोग रहते हैं, इनको मापने का एक क्या है, एक पैमाना है ये। टू गेट ए बेटर इंसाइट इनटू द ह्यूमन लैंड रिलेशन, ह्यूमन लैंड रेशियो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन टोटल कल्टिवेबल लैंड, द फिजियोलॉजिकल एंड द एग्रीकल्चरल डेंसिटी शुड बी फाउंड आउट आर सिग्निफिकेंट। देखिए अच्छे से अगर समझना है हमें, ह्यूमन लैंड का जो रेशियो है या उसके ऊपर जो पॉपुलेशन का जो दबाव है, लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का जो दबाव है उसको जानने के लिए, टोटल कल्टिवेबल लैंड के ऊपर उसको जानने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी की। इसका जो फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या बताया है, कंट्री लाइक इंडिया हैविंग ए लार्ज एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया की जो जनसंख्या है एक बहुत बड़ी जनसंख्या निर्भर है किस पे, एग्रीकल्चर के ऊपर। अब फॉर्मूला मैंने हालांकि डिस्कस भी किया था। फिजियोलॉजिकल डेंसिटीज़ क्या बताई थी, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दीजिए नेट कल्टिवेटेड एरिया के साथ। एग्रीकल्चरल डेंसिटीज़ क्या बताई थी, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दीजिए किससे, नेट कल्टिवेबल एरिया के साथ। तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल डेंसिटी निकल के आ जाएगी। यानी कि पहले वाला क्या है, ये कायिक घनत्व, कायिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, कुल जनसंख्या को भाग दे दीजिए किससे, निवल कृषि क्षेत्र से। जबकि कृषि घनत्व क्या है, कृषि घनत्व के अंदर एग्रीकल्चरल डेंसिटीज़ के अंदर क्या होता है, कुल कृषि जनसंख्या उसको भाग दे दीजिए किसके साथ, निवल कृषि क्षेत्र के साथ, नेट कल्टिवेबल या जितना बोया गया क्षेत्र उसके साथ। अब क्या होता है इसमें, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इंक्लूड्स कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर। अब इसमें किस किस को शामिल किया गया है, कृषि जनसंख्या में जो किसान हैं, कृषक मजदूर हैं और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनको शामिल किया गया है। तो किसको मापने का एक जरिया है, डेंसिटी को, क्योंकि इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ये तो था डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो बनता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि। आइए देखते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल। याद कर लीजिए इसको, कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, एक बदलाव किसमें, जो संख्या है लोगों की, लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम।
यानी कि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या के अंदर जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे क्या कहा गया है? ग्रोथ कहा गया है, उसे वृद्धि कहा गया है। जनसंख्या वृद्धि क्या है? दो समय बिंदु, 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। दो समय बिंदु मान लीजिए कितने, 1971 से और 1981, इसके बीच में कितनी ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन के अंदर, इसको क्या कहा गया है? 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। इन दो समय बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में जो परिवर्तन आया है, उसी परिवर्तन को क्या कहा गया है? ग्रोथ कहा गया है, इसी को वृद्धि कहा गया है। इट्स रेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसकी जो दर है उसको हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, बताया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ 2 कंपोनेंट्स। अब जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक बताए हैं, कौन कौन से हैं? नेचुरल और इंड्यूस्ड, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। अब कौन कौन से हैं? वाइल द नेचुरल ग्रोथ इज़ एनालाइज्ड बाय, ये बताया है कि जबकि प्राकृतिक वृद्धि का जो विश्लेषण है, असेसिंग द, किसको असेस कर रहा है? द क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट्स। देखिए, प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण किसको बता रहा है? अशोधित जन्म और मृत्यु दरों, इनसे निर्धारित किया जाता है। किसको? नेचुरल को। द इंड्यूस्ड कंपोनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया। जबकि जो अभिप्रेत या इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस्ड कंपोनेंट है, उसके ज़रिए क्या बताया है? जो अभिप्रेरित जो घटक हैं, अभिप्रेरित घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती, यानी कि अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जो संचलन है, मूवमेंट है, कितने आए और कितने गए, इसके ज़रिए क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है, इसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है। हाउएवर इट मीन्स कितने लोग आए, कितने लोग गए, इसके ज़रिए इसको इंड्यूस्ड कंपोनेंट्स को एक्सप्रेस किया जाता है ग्रोथ के लिए। हाउएवर इन द प्रेजेंट चैप्टर वी विल ओनली डिस्कस द नेचुरल ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। हालांकि हम इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम केवल भारत की जनसंख्या का केवल जो प्राकृतिक वृद्धि है उसकी क्या करेंगे? विवेचना करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। द डिकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर बोथ वेरी हाई एंड स्टीडीली इंक्रीजिंग ओवर टाइम। ध्यान दीजिए, यहाँ भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर, यानी कि डिकेडल मीन्स 10 साल के अंदर, और जो वार्षिक जो वृद्धि की जो दर है वो दोनों के दोनों कैसी हैं? बड़ी ऊंची हैं, उच्च हैं, और स्टीडीली इंक्रीजिंग ओवर टाइम, और समय के साथ क्या होती जा रही है? हमेशा बढ़ती जा रही है। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़, याद कर लीजिए, इसे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है कि जो एनुअल, वार्षिक जो ग्रोथ रेट है वो तो कितनी बताई है? 2011 के अकॉर्डिंग टू 2011 द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ 1.64%। ध्यान दीजिए, इसको एनुअल ग्रोथ रेट है ये, ठीक है भाई। अब पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, यानी कि जनसंख्या के दुगने होने का जो समय है, किसे कहा गया? ये पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज़ द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट। ध्यान दीजिए, जनसंख्या के दुगने होने का समय क्या है? वर्तमान में जो वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाला समय है। यानी कि इस ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग कितने समय के बाद इंडिया की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। इसी को क्या कहा गया है? पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम, यानी कि जनसंख्या के दुगने होने में लगने वाला समय। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ओवर द लास्ट 1 century हैज़ बीन caused by annual birth rate and death rate and rate of migration and thereby shows different trends। अब देखिए क्या बताया है? विगत एक शताब्दी में, पिछली एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि है, वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण, यानी कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास की जो दर है उसके कारण देखी गई है, हुई है। आगे देखिए क्या बताया है? देयर आर 4 डिस्टिंक्ट फेज ऑफ ग्रोथ आइडेंटिफाइड विद इन दिस पीरियड। अब इसलिए इस वृद्धि की विभिन्न जो प्रवृत्तियां हैं वो दर्शाती हैं कि जो 4 सुस्पष्ट जो अवस्थाएं, इनके जरिए इनको अच्छे से पहचाना जा सकता है। 4 सुस्पष्ट अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, 4 फेजेस कौन कौन सी हैं जनसंख्या की ग्रोथ की?
आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फेज़ 1 के अंदर क्या होता है, द पीरियड फ्रॉम 1901, जो समय है 1901 से 1921 के बीच का, इज़ रेफर टू एज पीरियड ऑफ स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। ध्यान दीजिए यहाँ 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की क्या होता है, स्टेगनेंट मतलब स्थिर या फिर रुकी हुई फेज़ कहा है। किस चीज़ की फेज़ है ये, ग्रोथ की, यानी कि इस समय पीरियड के अंदर जो जनसंख्या थी वो ये समझ लीजिए रुकी हुई थी। सिंस इन दिस पीरियड ग्रोथ रेट वाज वेरी लो। अब क्योंकि इस अवधि में क्या था, वृद्धि दर बहुत ज़्यादा निम्न थी। इवन रिकॉर्डिंग ए नेगेटिव ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1911 टू 1921। ध्यान दीजिए यहाँ एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान 1911 से 1921 के दौरान क्या नोट किया गया, जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव। यहाँ ग्रोथ का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो यहाँ ग्रोथ रेट थी वो कैसी मेजर की गई, नेगेटिव। कब से कब के बीच में, 1911 से 1921 के बीच में, यानी कि 1911 से 1921 के दौरान इसको ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई भारत के अंदर। बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो। ध्यान दीजिए इसको कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची थी, जिससे कि जो वृद्धि दर थी वो कम बनी रही। पुअर हेल्थ, अब कारण क्या थे इसके, पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, इलिटरेसी ऑफ पीपल एट लार्ज एंड इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स इन दिस पीरियड। ध्यान दीजिए ऐसी स्थिति बनने के जो कारण बताए हैं वो कौन से हैं, निम्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, अच्छी स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं उस समय नहीं थी। अधिकतर लोग क्या थे, निरक्षर थे, अनपढ़ थे। भोजन और अन्य जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, आधारभूत आवश्यकताएं थी, वो पर्याप्त नहीं थी। और इसके अलावा क्या बताया है, मेनली उच्च जन्म दर और मृत्यु दर इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं। तो इस वजह से इस फेज़ को ये समझ लीजिए कि क्या कहा गया है, स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज़। अब नेक्स्ट फेज़ के अंदर हम लोग जाते हैं। ईयर याद रख लीजिए आप लोग। फर्स्ट फेज़ को 1901 से 1921 से 1921 के बीच में मेजर किया गया, जबकि 1911 से 1921 के बीच में जो थी नेगेटिव ग्रोथ रेट मेजर की गई थी। तो 1901 से लेकर 1921 तक की जो फेज़ थी उसको फेज़ 1 कहा है। उसके बाद फेज़ 2 के अंदर चलिए आइए देखते हैं फेज़ 2 के अंदर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिली, ग्रोथ रेट कैसी थी। द डिकेड्स 1921 टू 1951, वहाँ कितना बताया था 1901 से 1921, जबकि यहाँ कितना बताया 1921 से 1951 आर रेफर टू एज द पीरियड ऑफ स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए 1921 से 1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। स्थिर अवधि हुई थी, यहाँ भी स्थिर वृद्धि हुई थी यहाँ भी पॉपुलेशन के अंदर। एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन थ्रू आउट द कंट्री ब्रॉड डाउन द मोर्टेलिटी रेट। ध्यान दीजिए यहाँ इस समय अवधि के अंदर देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधार देखने को मिले। इस वजह से क्या हुआ, इसने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। मोर्टेलिटी रेट कैसी होगी, डाउन हो गई। मृत्यु दर कैसी होगी, कम हो गई। एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा और क्या हुआ कि साथ ही साथ बेहतर परिवहन और संचार तंत्र से, कम्युनिकेशन सिस्टम के इम्प्रूव होने से भी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, वितरण प्रणाली थी, बांटने का जो सिस्टम था, उसमें भी क्या हुआ, सुधार हुआ। द क्रूड बर्थ रेट रिमेन्ड हाई इन दिस पीरियड। यहाँ ध्यान दीजिए जो बर्थ रेट थी वो अब भी कैसी है, हाई है, क्योंकि यहाँ क्या है, हेल्थ फैसिलिटी आ गई थी, चिकित्सीय सुविधाएं आ गई थी। इस वजह से जो डेथ रेट थी उसके अंदर गिरावट देखने को मिली इन दिस पीरियड, लीडिंग टू हायर ग्रोथ रेट देन द प्रीवियस फेज। दिस इज इम्प्रेसिव एट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920 एंड वर्ल्ड वार सेकेंड। ध्यान दीजिए क्या बताया है कि जो 1920 के दशक की जो महान आर्थिक मंदी और साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वार जो था, विश्व युद्ध जो था, इसकी पृष्ठभूमि में यह वृद्धि क्या थी, उस समय के नज़रिए से अगर देखा जाए तो यह वृद्धि कैसी मानी गई है, प्रभावशाली मानी गई है, इम्प्रेसिव मानी गई है। यानी कि इस वृद्धि को उस दृष्टिकोण से कैसा माना गया, प्रभावशाली, कि ऐसी परिस्थितियों के अंदर अगर जनसंख्या के अंदर ग्रोथ हो रही है तो ये अच्छा था उस समय के लिहाज से अगर देखा जाए तो।
उसके बाद फेज़ 3 के अंदर देखिए, फेज़ 3 क्या कहती है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन बनता है बेटा CBSE के अंदर। नेक्स्ट देखिए थर्ड फेज़ का जो टाइम पीरियड देखिए 1951 से 1981, 1951 से 1981 का जो टाइम पीरियड है, इसको थर्ड फेज़ के अंदर कंसीव किया गया। आर रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। ध्यान दीजिए, एक नंबर में पूछ भी सकता है ये। एक तो ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसे कहा गया 1921 को, साथ साथ यहाँ क्या कहता है, द डिकेड्स ऑफ 1951 एंड 1981 आर रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। भारत को या भारत के अंदर 1951 से 1981 के दशक को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है, निश्चित रूप से यहाँ जनसंख्या के अंदर जो पॉजिटिव जो ग्रोथ थी वो देखने को मिली। विच वाज कॉज्ड बाय रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट। देखिए फॉल हुआ किसकी, एक्सप्लोजन हो रहा है पॉपुलेशन का, किस वजह से, जो रैपिड फॉल आया किसमें, मोर्टेलिटी रेट के अंदर, यानी कि मृत्यु दर बिल्कुल कम हो गई। मृत्यु दर कम होने का कारण क्या था, मृत्यु दर कम होने का कारण बताया है बेटर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, इसके अलावा लिटरेसी रेट थी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ, और भी बहुत सारे फैक्टर बताए हैं। तो ये क्या कह रहा है, द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वाज एज हाई एज 2.2%। अब देखिए एनुअल ग्रोथ रेट थी उस समय कितनी बताइए, 2.2। करंटली कितनी बताई थी, 1.64। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक डिकेड कहा गया है। कितनी बताई थी, 2.2%। इट इज़ इन दिस पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस दैट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वर इंट्रोड्यूस। देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंसी के बाद, आज़ादी के बाद देश के अंदर क्या हुए, कुछ जो विकासात्मक कार्य हुए, वर इंट्रोड्यूस थ्रू ए सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस एंड इकोनॉमी स्टार्टेड शोइंग अप एंश्योरिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल एट लार्ज। ध्यान दीजिए, यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही वह अवधि थी जिसमें एक सेंट्रलाइज यानी कि केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से, प्लानिंग सिस्टम के माध्यम से क्या किया गया, विकासात्मक कार्यों को शुरू किया गया। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी। इससे फिर क्या था, अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुनिश्चित क्या हुआ, एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। कॉन्सिक्वेंटली देयर वाज ए हाई नेचुरल इंक्रीज एंड हायर ग्रोथ रेट। अब इसके बाद क्या होता है, इसी वजह से क्या कह रहा है, परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च, कैसी देखेगी, उच्च, जबकि जो वृद्धि दर थी वो कैसी थी, उच्चतर, यानी कि प्राकृतिक वृद्धि को उच्च देखा गया और जो वृद्धि दर थी वो उच्चतर हुई। किस स्टेज के अंदर, 1951 से 81 के बीच में। अब आगे देखिए क्या कहता है, बिसाइड्स इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन ब्रिंगिंग इन तिब्बतन, बांग्लादेशीज, नेपालीज एंड इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तानी कंट्रीब्यूटेड टू द हाई ग्रोथ रेट। ध्यान दीजिए, यहाँ इन सब के अतिरिक्त जो तिब्बती लोग थे, बांग्लादेशी, नेपालियों, इनके आने से भी देश में यानी कि जो बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रवास था, इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी क्या किया, जो उच्च वृद्धि दर थी उसमें अपना योगदान दिया। यानी कि ये लोग भी यहाँ माइग्रेट होकर इंडिया के अंदर आके बसने लगे। तो इससे भी क्या हुआ, जो वृद्धि दर थी वो बढ़ी। उसके बाद लास्ट फेज है फेज़ 4, चौथी जो अवस्था है, इन द पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट। ध्यान दीजिए, यहाँ 1981 से आज तक की जो अवस्था है, आज तक का जो समय है, द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन थ्रू रिमेन्ड हाई। यहाँ ग्रोथ रेट कैसी है, देश की जनसंख्या की, वो कैसी बताई है, हाई, हैज़ स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे गिरावट देखने को मिली। टेबल 1.1 से अच्छे से समझेंगे हम। डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज़ हैड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ए पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए इसके पीछे किसको जिम्मेवार माना गया है, कि जो अशोधित जन्म दर थी उसके अंदर क्या हुआ, गिरावट देखने को मिली। इसी वजह से इसको यानी कि जन्म दर कम होती जा रही है, तो इस वजह से क्या हुआ, जनसंख्या के अंदर एक जो ग्रोथ जो चल रही थी उसके अंदर एक गिरावट देखने को मिली। इसको रिस्पॉन्सिबल माना गया है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। दिस वाज इन टर्न अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल इन द कंट्री। अब देखिए बदले में या देश में विवाह के समय जो औसत आयु में वृद्धि
जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा, इनमें सुधार से ये प्रभावित हुई है। यानी कि स्त्री शिक्षा पे सुधार दिया गया, साथ साथ क्या था, शादी की जो आयु थी उसको निर्धारित कर दिया गया, लाइफ जो थी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया गया। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिस वजह से जो ग्रोथ रेट थी देश की पॉपुलेशन की वो उसके अंदर धीरे धीरे गिरावट देखने को मिली। आगे देखिए, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाउएवर स्टिल हाई इन द कंट्री एंड इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड बाय वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच 1350 मिलियन बाई 2025। ध्यान दीजिए, यहाँ देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह बताया गया है कि 2025 ईस्वी तक जो भारत की जनसंख्या है 135 करोड़ को टच कर लेगी 2025 के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमने देखा ये चार जो अवस्थाएं थी पॉपुलेशन ग्रोथ की।